हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मॉरिस दुर्वजर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? चौगुट, कोष, शाखा या फिर प्रकोष्ठ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि 22 नवंबर को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए और लगे रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब टाइम नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोष। मॉरिस दुर्वजर के अनुसार कौन सा एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो कोष दल संगठन की विशेषता नहीं है। मॉरिस दुर्वजर के अनुसार राजनीतिक दल के संगठन तथा कार्यविधि का परीक्षण अनेक भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करता है, जिसमें शामिल है चौगुट यानी कॉकस, शाखा दल यानी ब्रांच पार्टी, प्रकोष्ठ यानी शेल पार्टी और सैनिक दस्ते यानी मिलिशिया। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा यह शब्द यानी जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है, जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? हेनरी मेन, लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस या फिर जेम्स ब्राइस। तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, किसने ये कहा है कि जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है, जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? तो ये कथन है जेम्स ब्राइस का। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में उन्होंने जनमत की सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आप को असमर्थ पाने के कारण सामुदायिक हित साधना के आधार पर लोकमत को समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 3, यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है, ये स्टेटमेंट किसका है? लीकोक का, गिलक्राइस्ट का, आर एम मैकाइवर का या फिर फाइनर का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट। आर.एन. गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। क्वेश्चन नंबर 4 कथन है आपके सामने। एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। कारण दिया गया है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो राइट आंसर बताइए, कूट आपके सामने है, क्या होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। शासन शक्ति पर कब्जा जमाना किसका लक्ष्य होता है? राजनीतिक दलों का। दबाव समूह अपने हितों के प्रति क्रियाशील रहते हैं। शासन प्रक्रिया में इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से होती है, इसलिए यहाँ पर कथन गलत है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन मात्र करते हैं। शेष इनकी कोई भूमिका नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर कारण सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है आपको बताना है। श्रमिक संघ को, व्यापारिक संघ को, सांस्कृतिक संघ को या फिर दृष्टिकोण संगठन को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक संघ को उच्च स्थिति प्राप्त है। नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। लिंडबोम ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि इसके 2 फायदे हैं। पहला तो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है, जिससे वह सभी दायित्वों को पूरा कर लेती है, और दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो इसमें से कौन सा दबाव समूह है जो हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? प्रदर्शनात्मक, संस्थागत, संघात्मक या फिर असंघात्मक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है।
आमंड द्वारा वर्गीकृत दबाव समूह में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का आश्रय भी लेते हैं। इस प्रकार के समूह भीड़ व प्रदर्शन आदि के रूप में आसपास प्रकट या विलुप्त होते रहते हैं या प्रदर्शनों, जुलूसों, दंगों, धरनों, हड़तालों आदि के रूप में प्रकट होकर अचानक ही प्रभावी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कथन दिया गया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। कारण है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। कथन क्या था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। ये कथन यहाँ पर सत्य है। द्विदलीय पद्धति में सामान्यतः सामान्य बहुमत प्रणाली का ही उपयोग होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में छोटे दलों को अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती है। रूसो, लॉवेल, मॉरिस जिन्सबर्ग या फिर फाइनर। तो किसने ये कहा है कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉवेल। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत की अवधि में जनमत के बारे में कुछ नए अध्ययन प्रकट हुए ताकि जनमत के निर्माण में लोगों की अभिवृत्तियों, निष्ठाओं तथा आचरण की भूमिका का वर्णन किया जा सके। पब्लिक ओपिनियन इन वॉर एंड पीस शीर्षक वाले अध्ययन में लॉवेल ने मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती है। तो लॉवेल की पुस्तक का नाम क्या है, पब्लिक ओपिनियन इन वॉर एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर भारतीय किसान यूनियन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड तीनों ही राजनीतिक दल हैं। आमंड एवं पावल द्वारा प्रस्तुत दबाव समूह के वर्गीकरण के अनुसार भारतीय किसान यूनियन समुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी बेंथम द्वारा, बर्क द्वारा, मार्क्स द्वारा या फिर मिल द्वारा। तो सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा किसने दी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडमंड बर्क ने। इंग्लैंड के नेता तथा लेखक एडमंड बर्क ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ द प्रेजेंट डिस्कंटेंट्स में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा कि दल एकताबद्ध लोगों का एक ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है। गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पतालों को संचालित करना, समाचार पत्रों का प्रबंध करना या फिर चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो राजनीतिक दलों द्वारा कौन सा एक कार्य किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेना है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचनों में भाग लेने के लिए टिकट देना और उनकी सहायता करना भी इनका एक प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 12 राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है। धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर, सामान्य हितों के आधार पर, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर या फिर जातियों के आधार पर। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को हम सही नहीं कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग परिस्थितियाँ राजनीतिक दलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई एक कारण नहीं है जो राजनीतिक दलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। राजनीतिक दलों के निर्माण में किसी एक कारण की भूमिका नहीं होती है। विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती है। अल्प विकसित विकासशील देशों में धार्मिक, जातीय इत्यादि सांस्कृतिक कारक के आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण हुए हैं, जबकि विकसित पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों ने राजनीतिक दलों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।
चूंकि सामान्य राजनीतिक दलों के निर्माण की सबसे स्पष्ट अवधारणा है, इसलिए सामान्य तौर पर सामान्य हित को राजनीतिक दल के निर्माण का आधार माना जा सकता है। धार्मिक, जातीय या आर्थिक, राजनीतिक सभी वर्गों के अपने अपने सामान्य हित होते हैं, जिसके आधार पर वे संगठित होकर सत्ता प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? मायरन वीनर ने, S.E. फाइनर ने, डेविड बी टूमे ने या फिर बी और की जूनियर ने? तो किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य कहा है? तो ये कहा है फाइनर ने। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए S.E. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। D.D. मैकिने ने इनका नाम अदृश्य सरकार रखा है तथा थासरटेन ने, सेलिन और रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है भारत, फ्रांस, USSR, USA। तो द्विदलीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USA। दो दलीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। इन दो दलों में एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। अमेरिका में सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के बीच चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन से हैं? स्वतंत्र और लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी या फिर रिपब्लिकन और कम्युनिस्ट? तो अभी हमने चर्चा की कि अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है और रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक दोनों दलों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो कौन सी एक विशेषता है जो पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर ग्रुप से अलग करती है? एक दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, एक दल का अपना कोष होता है। तो किस आधार पर राजनीतिक दल और दबाव समूह एक दूसरे से भिन्न है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अनिवार्यतः किसी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। एक दबाव गुट में विभिन्न राजनीतिक विचार वाले हो सकते हैं, जबकि एक राजनीतिक दल के सभी सदस्य कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। इस प्रकार एक राजनीतिक दल से अनेक हित समूह संबंधित होते हैं, जिनके आर्थिक हित तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वे एक ही राजनीतिक विचारकी में विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दबाव समूह की तकनीक है धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन, असहानुभूत रवैया। तो दबाव समूह का इनमें से क्या तकनीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूल्य आधारित मांगे। दबाव समूह जिन मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, उनके समर्थन में धावक लोगों की स्वीकारोक्ति भी आवश्यक है। मूल्य आधारित मांगे ही ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। ऐसी मांगे सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती जिन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 कथन और कारण से है। कथन आपके सामने है, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण है, भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में अभी भी कोई स्थायी दल व्यवस्था उभर कर नहीं आई है। कांग्रेस और भाजपा के साथ संबद्ध विभिन्न दल सत्ता प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं, इसलिए दलीय व्यवस्था न होकर भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार का निर्माण करते हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा असंख्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, दल प्रणाली व्यक्ति की वैयक्तिकता को नष्ट करती है, दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं या फिर दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए राइट आंसर बताइए। आप लोग अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लास्ट में, और फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें से।
इसमें पूछा गया है कि दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। अपने हितों के लिए संघर्ष करना दबाव समूहों का कार्य है। दल सत्ता प्राप्त के लिए संघर्ष करते हैं। राजनीतिक दलों के कोई स्पष्ट हित नहीं होते हैं। अनेक हितों का सम्मिलन राजनीतिक दल में हो जाता है। इसलिए समय अनुकूल मुद्दे जो दल को सत्ता तक पहुंचाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विकल्प डी भी दल प्रणाली विशेषता नहीं बताता है। दल प्रणाली से कार्यपालिका एवं विधायिका की गतिविधियां प्रभावित होती हैं, ना कि न्यायपालिका की गतिविधियां। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। इसमें नियुक्तियां और कार्यप्रणाली में दल की कोई भूमिका नहीं होती है। अतः दल के द्वारा सभी अंगों में एकरूपता स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार यहाँ पर ए और विकल्प डी दोनों सही हैं, इसलिए हम यहाँ पर किसी एक ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते हैं। दोनों ही दल प्रणाली की विशेषता नहीं है, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? भीखू पारेख, माइनर वीनर, ग्रैनविल ऑस्टिन, रजनी कोठारी। तो किसने कहा था भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? तो ये कहा था रजनी कोठारी ने। भारत में प्रचलित बहुदलीय प्रणाली यूरोपीय देशों जैसे कि फ्रांस, इटली से भिन्न है। भारतीय दल प्रणाली अपने आप में एक मॉडल है। मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी ने 60 के दशक में इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि भारत में स्वतंत्रता से पहले के वर्षों में जो दलीय व्यवस्था थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या फिर बुरे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को और लाइक करिए। लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट मिसेल्स ने, लॉवेल ने, जीन ब्लॉन्डेल ने या फिर गिलबर्ट ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉवेल का ये कथन है। राजनीतिक दल अनेक दोषों के बावजूद प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, ये कथन लॉवेल का है। इन्होंने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस में राजनीतिक दलों के बारे में ये टिप्पणी की है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? H.J. लास्की ने, M. दुर्वर्जन ने, H.M. फाइनर ने या फिर लॉर्ड ब्राइस ने? तो किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो ये किया है मॉरिस दुर्वर्जन ने। फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक मॉरिस दुर्वर्जन ने अपनी चर्चित कृति पॉलिटिकल पार्टीज में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने ही दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की है? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने या फिर M.N. रॉय ने? तो दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की है? M.N. रॉय ने। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत M.N. रॉय ने की थी। हालांकि उपयुक्त सभी विचारक राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं, परंतु M.N. रॉय ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत भारत में किसने की है? M.N. रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा गया है आपसे। किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संघ या फिर राज्य कर्मचारी संघ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसान संगठन। ग्रैबियल हार्मन ने दबाव समूहों का वर्गीकरण
संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक तथा प्रदर्शनकारी के रूप में किया है। सामुदायिक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है और इनमें प्रमुख कौन है? व्यावसायिक संगठन, किसान संगठन और श्रमिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी दबाव समूह हित समूह है। सभी हित समूह दबाव समूह है। दबाव समूह राज्य की निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है आपको बताना है। तो आई होप आप लोगों ने अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। हित समूह एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत दबाव समूह, एनजीओ, आईएनजीओ, लॉबी इत्यादि आते हैं। जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं उन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। किंतु कुछ हित समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं जिनका सरकार की गतिविधियों में कोई संबंध नहीं होता है। इन आधारों पर यह कहा जाता है कि सभी दबाव समूह हित समूह है, किंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर विनोबा भावे ने? तो ये कहा है BR अम्बेडकर ने। राजनीति में व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था। भारत की राजनीति में भक्ति या आत्मसमर्पण या नायक पूजा अन्य देशों की तुलना में बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। राजनीति में व्यक्ति पूजा पतन का रास्ता है और जो अंततः तानाशाही पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है। यह कथन किसका है? तो किसने राजनीतिक दलों को अपरिहार्य कहा है और कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है? क्या ये स्टेटमेंट ब्राइस का है, लास्की का है, गार्नर का है या फिर मैक्स वेबर का है? तो राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है इसके लिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राइस। ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त ब्राइस ने राजनीतिक दल के संबंध में कहा है कि राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा दे। एडमंड बर्क के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हो और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हो। मैकाइवर के अनुसार एक राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिसे किसी सिद्धांत या नीति के लिए संगठित किया गया है और उस नीति को या संवैधानिक साधनों से सरकार के निर्णय के रूप में परिणत करने का प्रयत्न करता है। लिकोक के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों के एक संगठित समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। उसके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक समान होते हैं और वे एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला था? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं या फिर 20वीं शताब्दी में? तो ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20वीं शताब्दी में। ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार वर्ष 1928 में यानी 20वीं सदी में जन प्रतिनिधि कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1928 के माध्यम से प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? 1928 में, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? शासन में, विधि निर्माण में, प्रदत्त विधि निर्माण में या फिर निर्वाचन में? तो राजनीतिक दल किस में भाग नहीं लेते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रदत्त विधि निर्माण में। राजनीतिक दलों के कार्यों में प्रदत्त विधि निर्माण या प्रत्यायुक्त विधायन का कार्य नहीं आता है। राजनीतिक दलों के कार्यों में मुख्यतः चुनावों में प्रतिभाग करना,
नीति निर्माण करना, नेताओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण करना, सरकार चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, हित प्रकटीकरण एवं समूहन एवं राजनीतिक समाजीकरण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? भारत में, फ्रांस में, चीन में या फिर अमेरिका में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। चीन में एक दलीय प्रणाली है। चीन में साम्यवादी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था विद्यमान है। चीन की साम्यवादी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है जो वर्तमान में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय पद्धति अपनाई गई है और चीन व अन्य साम्यवादी देशों में एक दलीय पद्धति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय पद्धति किस देश में है? भारत में, फ्रांस में, चीन में या फिर ब्रिटेन में? तो एक दलीय पद्धति कहाँ पर है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 32, चीन ने स्वीकार किया है बहुदलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, एक दलीय पद्धति या फिर दल रहित पद्धति? तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही है, बस उसको थोड़ा सा घुमाया गया है। वहाँ पर पूछा गया है कि एक दलीय पद्धति किस देश में है, यहाँ पर पूछा गया है कि चीन में कौन सी दलीय पद्धति है। तो चीन में कौन सी दलीय पद्धति है? एक दलीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति या फिर संवैधानिक साधनों में विश्वास? तो कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विदेशों द्वारा मान्यता। विदेशों द्वारा मान्यता राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। राजनीतिक दलों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? राजनीतिक दल ऐच्छिक संस्था होते हैं। दल के सामान्य सिद्धांतों पर सहमति होती है। ये शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं। इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। दल का संगठित होना अनिवार्य है। ये राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास या फिर वैचारिक एकता? तो इसमें से कौन सी एक विशेषता राजनीतिक दलों की नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल कार्य करते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। राजनीतिक दलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? संगठन, मूलभूत सिद्धांतों की एकता, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास एवं राष्ट्रीय हित की वृद्धि इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? चाहे वो प्रजातांत्रिक हो, चाहे वो सर्वाधिकारवादी हो, दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र कैसा होता है? अल्पतंत्रीय। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट मिसेल्स ने, लॉपलम्बरा ने, सिडनी बर्बर ने या फिर एडमंड बर्क ने? तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अगर आपका ध्यान एक वर्ड पर जाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पतंत्रीय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रॉबर्ट मिसेल्स ने अल्पतंत्र का लौह नियम दिया है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया है, तो अल्पतंत्रीय से ही आप लोग यहाँ पर कर सकते थे। जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिसेल्स ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिकल पार्टीज में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। उन्होंने जर्मनी के राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों पर नियंत्रण केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट कहा जाता है? नौकरशाही को, न्यायपालिका को, प्रेस को या फिर राजनीतिक दल को? तो चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस को। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के 3 स्तंभ माना जाता है तथा प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश में सिविल सेवक
किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। तो कौन सा वो देश है जहां पर सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या फिर अमेरिका? तो राइट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने एवं उसकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जबकि भारत एवं अमेरिका में सिविल सेवकों पर कठोर प्रतिबंध है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य सिविल सेवकों को सीमित राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखता किससे है? अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से, अमेरिकी दलों और चुनावों से। तो कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है अमेरिकी दलों और चुनावों से। कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों और चुनावों से है, जिसके द्वारा अमेरिका के चुनाव का आरंभ होता है और अंत राष्ट्रपति के चुनाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो आपको बताना है कि राजनीतिक दल का इसमें से कौन सा एक कार्य नहीं है। बैठकें आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना या फिर पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र प्रकाशित करना राजनीतिक दलों का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं होता है। राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? प्रजातंत्र का संचालन संभव बनाना, राजनीतिक प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करना, जनता एवं सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करना, सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता पर नियंत्रण, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, सरकार के समक्ष मुद्दे प्रस्तुत करना, लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित करना राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा क्या है? पार्टी संविधान, सरकारी प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता या फिर अभियान। तो मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा इसमें से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ मुद्दों एवं कार्यक्रमों पर जन समर्थन प्राप्त करने एवं सरकार बनाने का प्रयास करती है। इन मुद्दों एवं कार्यक्रमों को वह चुनाव पूर्व जारी घोषणा पत्र के द्वारा जनता के समक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत करती है। इस प्रकार घोषणा पत्र कुछ मुद्दों एवं कार्यक्रमों के प्रति राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है? चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, प्रेस या फिर राजनीतिक दल। तो लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी क्या है? प्रेस। प्रेस या समाचार पत्र लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। प्रेस सरकार एवं जनता दोनों का नियंत्रक होता है। लिपमैन ने समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। तो याद रखिए, प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ किसने कहा है? लिपमैन ने। लोकमत निर्माण के अन्य साधन कौन कौन से हैं? मानव तत्व, शिक्षण संस्थाएं, रेडियो, टीवी एवं सिनेमा, मंच, व्यवस्थापिका सभाएं तथा राजनीतिक दल। जबकि चुनाव, आवेदन पत्र, स्मृति पत्र, वैधानिक आंदोलन तथा सत्याग्रह लोकमत अभिव्यक्ति के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो इनमें से कौन सी विचारधारा है जो राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फेबियनवाद या फिर मार्क्सवाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवाद। मार्क्सवादी विचारधारा में राजनीतिक दल को श्रमजीवी क्रांति का अग्रिम दस्ता मानते हैं। दल ही श्रमिक वर्ग में क्रांति के विचार का प्रसार करता है, उन्हें क्रांति की कला की शिक्षा देता है और उन्हें अपने उद्देश्य में सफल बनाता है। यह न केवल शांति से पहले आवश्यक है, श्रमजीवी अधिनायक तंत्र की स्थापना के लिए वह क्रांति के बाद भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 43,
आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? यूएसए में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर बेल्जियम में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हुआ। ब्रिटेन को आधुनिक दल व्यवस्था का जनक माना जाता है। ब्रिटेन में राजनीतिक दल का विकास स्टुअर्ट राजाओं और उनकी संसदों के बीच हुए संवैधानिक संघर्ष का परिणाम माना जाता है। प्रारंभ में दल अधिक राजनीतिक नहीं थे, बल्कि उनका स्वरूप दलबंदी यानी गुटबंदी का था। विकास के इस क्रम में जो व्यक्ति जेम्स द्वितीय और उसके पुत्र का समर्थन करते थे उन्हें टोरी कहा जाने लगा, और जो व्यक्ति रक्तहीन क्रांति का समर्थन किया करते थे उन्हें व्हिग दल ने संसद का। कालांतर में दोनों दलों ने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया और विशुद्ध राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया तथा इन दलों के नामों में भी परिवर्तन हुआ। व्हिग बाद में उदार या लिबरल दल कहलाए तथा टोरी अनुदार दल कहलाए। तो टोरी क्या है? कंजर्वेटिव है, और व्हिग दल क्या है? लिबरल है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः है अनुदारवादी और उदारवादी, उदारवादी और अनुदारवादी, उग्रवादी, उग्र उदारवादी और संयमित उदारवादी, उग्र अनुदारवादी और संयमित अनुदारवादी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो टोरी दल है वो अनुदारवादी हैं और व्हिग दल उदारवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना, जनमत तैयार करना, सत्ता प्राप्त करना या फिर सदस्य बनना। तो राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, जबकि किसी भी दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ना होकर अपने सदस्यों के हितों को सिद्ध करना होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है? दबाव समूह का आकार एवं उद्देश्य दलों की तुलना में सीमित होता है। व्यक्ति कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, किंतु कई दलों का सदस्य नहीं हो सकता है। दबाव समूहों के विपरीत राजनीतिक दलों के निश्चित सिद्धांत तथा कार्यक्रम होते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है, जबकि दबाव समूहों का उद्देश्य क्या है? सत्ता को इस प्रकार प्रभावित करना है जिससे उनके हितों की पूर्ति हो सके। राजनीतिक दल लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों दोनों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, साम्यवादी पार्टी से या फिर समाजवादी पार्टी से। तो पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? साम्यवादी पार्टी से। पोलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी में नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसे साम्यवादी पार्टी का बौद्धिक संगठन भी कहा जाता है। तो याद रखिए, पोलित ब्यूरो किस पार्टी से संबंधित है? साम्यवादी पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या फिर भारत सेवक समाज को। तो किसे दबाव समूह इनमें से माना जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जा सकता है। दबाव समूह की विशेषताओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, जनमत का वास्तविक अर्थ है तर्क पर आधारित मत, बहुमत का मत, वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे या फिर सर्व संबंधित पक्षों का मत। तो जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। जनमत से तात्पर्य उस मत से है जो सारे समुदाय या समुदाय के अधिकांश भाग के कल्याण को ध्यान में रखे। क्वेश्चन नंबर 49, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम या फिर संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। तो कौन सा वो अधिनियम है जिसके आधार पर दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम।
भारतीय राजनीति से दल बदल के दोष को समाप्त करने हेतु तथा सरकार में स्थिरता लाने हेतु वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंध कानून बनाकर संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारत के संविधान में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, या फिर दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 में। तो किस में मतदाता पहचान पत्र दिए जाने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर मतदाता पहचान पत्र का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जनता, संविधान, संसद एवं राज्य विधानसभा। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत मतदाता या फिर जनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 52, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है? अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्रकृति, संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। तो दबाव समूह की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन में परोक्ष भूमिका। दबाव समूह की एक प्रमुख विशेषता है कि यह राजनीति एवं प्रशासन में परोक्ष भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 53, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मोस्का, कांट, A.F. बेंटले या फिर सर जेम्स। तो दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है आर्थर बेंटले। सर्वप्रथम आर्थर बेंटले ने समूह सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज के लोगों का भाग, जिन्हें लोगों के अन्य समूहों से कटे हुए भौतिक पिंड के रूप में नहीं बल्कि गतिविधि के एक पिंड के रूप में माना जाता है। इसी आधार पर आर्थर बेंटले ने अपनी कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूहों की गतिविधियों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 54, दबाव समूह हिंसक तरीके से अपना कार्य करवाते हैं, दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं, क्रांति का सहारा लेते हैं, इनमें से किसी विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन नंबर बी, दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दबाव समूह कौन कौन सी युक्ति अपनाते हैं? अनुनय, सौदेबाजी, सीधी कार्यवाही, लॉबिंग, विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाना क्या कहलाता है? लॉबिंग। दूरसंचार सेवाओं जैसे रेडियो, टीवी, प्रेस साधनों का स्वहितों की पूर्ति हेतु प्रयोग, नीति निर्माताओं को प्रभावित करने हेतु आंकड़ों का प्रकाशन, गोष्ठियों का आयोजन, न्यायालयों में याचिका दायर करना, अपने समर्थक व्यक्तियों को चुनावों में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाना। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या फिर चुनाव लड़ना। तो दबाव समूह इनमें से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? चुनाव लड़ना। क्वेश्चन नंबर 56, दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक सेवा, जनता को शिक्षित करना, सक्रिय राजनीति करना, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 57, दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना, सरकार के गठन में सम्मिलित होना, चुनाव लड़ना, अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 58, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। संस्थात्मक दबाव समूह, संविधानिक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह या फिर असमुदायात्मक दबाव समूह। तो कौन सा आमंड और पावेल द्वारा दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक दबाव समूह।
आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में संवैधानिक दबाव समूह सम्मिलित नहीं है। तो उन्होंने 4 प्रकार के दबाव समूह बताए हैं। कौन कौन से? संस्थात्मक, प्रदर्शनकारी, समुदायात्मक और असमुदायात्मक। क्वेश्चन नंबर 59, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? बहिष्कार, लॉबी प्रचार, विधीय अभियोग या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लॉबी प्रचार। अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा लॉबी प्रचार विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित में कानून का निर्माण करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूट की सहायता से कीजिए। दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते। तो राइट आंसर बताइए कौन कौन से इसमें से सही हैं। कूट आपके सामने है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 यहाँ पर सही है। एक क्या है? दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा क्या है? दबाव समूह और राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं होता, तो ये गलत है। तीसरा है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और चौथा है दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, यूएसए में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि है? बहिष्कार एवं धरना, लॉबी प्रचार, पूर्ण हड़ताल, शांतिपूर्ण आंदोलन। तो दबाव समूह सर्वाधिक पसंद प्रविधि क्या है? लॉबी प्रचार। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित देशों में से किस में दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं? ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर भारतवर्ष में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं। इसका प्रमुख कारण अपने हितों के प्रति जागरूकता और संसाधनों की उपस्थिति है। अमेरिका में दबाव समूहों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने तथा अपने पक्ष में कानून बनाने के लिए लॉबिंग व्यवस्था खूब प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 63, दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है? वे संगठित होते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, वे सरकार पर दबाव डालते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर दबाव समूह के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे चुनाव लड़ते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो दबाव समूह होते हैं वो परोक्ष रूप से नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, दबाव समूहों का स्वभाव होता है राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में या फिर अदृश्य सरकार के रूप में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दबाव समूहों को इनकी कार्यशैली के कारण अदृश्य सरकार कहा जाता है। फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है और सुम्पीटर ने इन्हें वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुमनाम साम्राज्य के शासक कहा है। तो याद रखिए। और मैकिनिन ने इन्हें कहा है अदृश्य सरकार, फाइनर ने इन्हें कहा है अज्ञात साम्राज्य और सुम्पीटर ने इन्हें कहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुमनाम साम्राज्य के शासक। तो याद रखिए ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किसने दबाव समूहों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ये किसने दी है? फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन है। दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं। दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। तो कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। ये गलत है, क्योंकि वे दोनों ही साधनों का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों। दबाव समूह के कार्य, भूमिका एवं उनकी उपयोगिताएं क्या हैं?
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत बनाते हैं, शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन के रूप में कार्य करते हैं, सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं, समाज एवं शासन में संतुलन स्थापित करते हैं, व्यक्ति एवं सरकार के मध्य संचार साधन के रूप में कार्य करते हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक का कार्य करते हैं और कानून निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं, जिस कारण आज इन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 67, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना या फिर धर्म की रक्षा करना। तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। दबाव समूह आधुनिक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग है। यह अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की देन है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों को सिद्ध करना होता है। दबाव समूह की कुछ विशेषताएं देखिए, जैसे सीमित उद्देश्य होते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं, संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता होती है, राजनीति एवं प्रशासन में परोक्ष भूमिका होती है, अनिश्चित कार्यक्रम होता है, सर्वव्यापी प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन जनमत का साधन नहीं है? प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका या फिर रेडियो। तो इनमें से कौन सा जनमत का साधन नहीं है? तो राइट आंसर है न्यायपालिका। न्यायपालिका जनमत निर्माण का साधन नहीं है। जनमत निर्माण के साधनों में समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, अन्य संचार साधन, सुसंगठित राजनीतिक दल, सार्वजनिक मंच आदि को शामिल किया जाता है। लोकमत यानी जनमत लोकतंत्र के लिए जरूरी है तथा सरकार के निर्माण, संचालन तथा उसकी सफलता के लिए अनिवार्य होती है। गिन्स वर्ग के शब्दों में जनमत अनेक मस्तिष्कों की अंतः प्रक्रिया से उत्पन्न सामाजिक तत्व है। किम्बल यंग के अनुसार किसी एक निश्चित समय पर जनता के जो मत होते हैं उससे जनमत बनता है। क्वेश्चन नंबर 69, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है। राज्यों के संविधान पर, विधिक संरचना पर, सरकार की वैधता पर या फिर सरकार के प्रकार पर। तो मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है सरकार की वैधता पर। मैक्स वेबर का कार्य सरकार की वैधता पर संकेंद्रित है। वेबर के अनुसार एक व्यक्ति अन्य पर अपना प्रभुत्व 3 प्रकार से स्थापित करता है: पारंपरिक प्रभुत्व, करिश्माई प्रभुत्व एवं वैधानिक प्रभुत्व। वैधानिक प्रभुत्व का आधार कानून या विधि होता है एवं इसका सर्वोत्तम उदाहरण नौकरशाही है। क्वेश्चन नंबर 70, दबाव समूहों ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है। यह किसका विचार है? फाइनर का, ब्राइस का, डाइसी का या फिर लास्की का। तो दबाव समूहों ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया, यह कथन किसका है? फाइनर का। दबाव समूहों को तृतीय सदन की संज्ञा फाइनर द्वारा दी गई थी क्योंकि दबाव समूह अमेरिका में विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, दबाव समूह को विधायिका का तृतीय सदन कौन कहता है? लॉर्ड ब्राइस, HM फाइनर, GDH कोल या फिर डाइसी। तो विधायिका का तृतीय सदन कौन कहता है दबाव समूहों को? ये कहते हैं फाइनर। क्वेश्चन नंबर 72, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? लास्की ने, ब्राइस ने, लॉवेल ने या फिर बर्क ने। तो ये किसने कहा है कि जो राजनीतिक दल है वो जनतंत्र से कहीं अधिक पुराने यानी प्राचीन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राइस। जेम्स ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज के भाग 1 के 9वें अध्याय की पहली पंक्ति में उल्लेख किया है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज किसकी बुक है? जेम्स ब्राइस की, याद रखिए। और ये स्टेटमेंट भी याद रखिए कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। तो आज हमने राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं हित समूह से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निर्वाचन प्रणाली से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।